नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और होली भी बहुत अच्छे से मना लिए होंगे। साथियों, स्वागत करते हैं आपका केमिस्ट्री के लेक्चर 2 में। और यह वीडियो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे आप एसएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, रेलवे ग्रुप डी के लिए या एनटीपीसी के लिए, भाई काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में लेके आ रहा हूं। सबसे पहले मेरा क्या प्रोसेस है वो पहले जान लीजिए। हम लोग पहले केमिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग फिजिक्स कंप्लीट करेंगे और बायोलॉजी कंप्लीट करेंगे। जितना भी हमारा रेलवे का एग्जाम होने वाला है, एनटीपीसी का भी होने ही वाला है, एसएससी का भी होने वाला है, तो समय से पहले हम यहां पर सिलेबस आपका साइंस का कंप्लीट कर देंगे। और स्टूडेंट्स नहीं सॉरी साथियों, एक बात मैं आपको बता दूं, यहां पर जो कंटेंट मिलेगा बहुत ही डेप्थ में मिलेगा। जैसा आप खोजते हैं वैसा कंटेंट मिलेगा और हर एक चीज समझ में आएगा। और नोट्स अगर चाहते हो तो नोट्स भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, हम नोट्स भी आपके लिए डेफिनेटली अवेलेबल करवाएंगे। और बेस्ट चीज यह है, इस चैनल का अभी तो हमने स्टार्ट ही किया है। इससे पहले मैं 9th 10th 11th 12th को पढ़ा रहा था और अभी ये चैनल ही स्टार्ट ही हुआ है। तो सपोर्ट दिखाइए लर्न स्पेयर। और ये चैनल आपके लिए बहुत काम का होने वाला है, ये आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। जी हाँ, मेरा नाम है विजेतानंद और आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, सॉरी साथियों, है ना। चलिए, तो हमारे आसपास के पदार्थ यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग का ये लेक्चर नंबर 2 है। आइए देखते हैं। पहला लेक्चर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, पीछे जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। नहीं तो अभी 2 ही वीडियो तो अपलोड ही हुआ है, तो आपको आराम से मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, तो ये हमारा लेक्चर 2 है और हमने ये पढ़ लिया था पिछले लेक्चर में कि पदार्थ क्या होते हैं और पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। पदार्थ आपको हम बता दिए थे क्या होता है कि पदार्थ वो होते हैं जो कुछ ना कुछ जगह छेकते हैं। अगर ब्रह्मांड में हम कोई भी चीज को रख दे या ब्रह्मांड में अगर कोई चीज उपस्थित है, वो थोड़ा ना थोड़ा जगह छेक रहा है, उसका कुछ ना कुछ आयतन है और उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, तो वो पदार्थ होता है। पदार्थ के 5 अवस्थाएं होते हैं: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा अवस्था और बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। यही सारी चीजें हमने पढ़ी थी पिछले क्लास में। बहुत छोटा सा लेक्चर था, हमने इंट्रोडक्शन वीडियो वो बनाया था, वो बस ऐसे ही बनाया था आप लोग के लिए। वो पहला लेक्चर हो गया। छोटी मोटी जानकारियां थी जो आपको पहले से पता होगी। अब रियल खेल जो है, रियल मजा जो है, वो आज के इस वीडियो में स्टार्ट होने वाला है। आइए देखते हैं। देखिए, ठोस वो होते हैं जिनका आकार भी निश्चित होता है और जिनका आयतन भी निश्चित होता है। यानी जिनका जो शेप है वो भी निश्चित है, वो भी फिक्स्ड है। यानी सॉलिड आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। जो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी मैं प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, क्योंकि रेगुलर में बात करूं तो इंग्लिश मीडियम का ही टीचर हूं और हिंदी भी जानता हूं, तो बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा। कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को, बिल्कुल भी कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो वैसे पदार्थ, वैसे सब्सटेंस, वैसे जो सब्सटेंस जिनका जो शेप है वो और जिनका जो वॉल्यूम है वो पूरा निश्चित हो, ऐसे पदार्थ जिनका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, वही हमारे ठोस कहलाते हैं। जैसे ये मार्कर है, बताइए इनका आकार फिक्स है कि नहीं है फिक्स? ये जो आपको मार्कर दिख रहा है, इसका आकार पूरा निश्चित है? हाँ सर। और ये जितना दूर में जगह छेक रखा है, इनका आयतन भी निश्चित है? हाँ सर। तो यहां पर इनका आकार और इसका आयतन दोनों निश्चित है, ये ठोस हुआ। जब तक इस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक इसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होगा। इस तरह के जो हमारे पदार्थ होते हैं वो हमारे ठोस कहलाते हैं, जिनका ये इंपॉर्टेंट बात है कि आकार और आयतन दोनों इनका निश्चित होता है। सिंपल सी बात है। इसमें और बात करें, यहां से टॉपिक स्टार्ट हो जाता है और यहां से आपको दिल और दिमाग, गुर्दा, फेफड़ा सब कुछ खोल के देखना है साथियों। क्या है कि इनकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो कम होती है। अब गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी। फिजिक्स में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी का सर फॉर्मूला होता है 12mv², ठीक है ना। अब ये बताइए हमारे प्यारे साथियों कि इनकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो कम क्यों होती है? इनकी गतिज ऊर्जा कम इसलिए होती है क्योंकि इनके जो कण होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते हैं, इसीलिए इनकी जो गतिज ऊर्जा होती है, ठोस की जो गतिज ऊर्जा होती है वो कम होती है। जैसे मैं आपको बता दूं, जो ठोस के कण हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। जो ठोस के कण हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं। देखिए, ये है ठोस के कण। आप मेरे को बताइए, ये जो ठोस के कण है वो एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड है। क्या है? ये जो ठोस के कण आपको दिख रहे हैं ये क्लोजली पैक्ड है, एकदम एक दूसरे को पकड़ कर रखा हुआ है। वो प्यारा वाला बंधन, ये
ये इन्ना इन्ना घिचा रहा ना, इन्ना घिचा रहा। मतलब इसके कण जो है, अगर मैं इस कण की बात करूं, ये कण यहां से लेकर यहां तक मूव नहीं कर पाएगा। ये कण मूव नहीं कर पाते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते हैं, तो हम क्या बोले थे, काइनेटिक एनर्जी कब बनती है, जो गतिज ऊर्जा होती है कब बनती है, जब कोई कण या कोई भी चीज अगर गति में रहेगी, जितनी ज्यादा गति में रहेगी उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, और जितनी कम गति में रहेगी उतनी कम काइनेटिक एनर्जी। तो ये तो कम काइनेटिक, मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी कम क्यों है, क्योंकि जो ठोस के कण होते हैं, पिछले वीडियो में हमने बताया था, जो ठोस के कण होते हैं वो अपने ही जगह पर मतलब क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, अपने ही जगह पर हिल डोल करते हैं, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते। तो इसीलिए इनकी जो मूवमेंट होती है, इसकी जो गति होती है वो कम होती है, इसीलिए इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत ही कम होती है। ठोस की काइनेटिक एनर्जी कम होती है। तो इसलिए यहां पर पॉइंट वाइज हर एक चीज दिया गया, सिस्टमैटिक ढंग से यहां सारा चीज मिलेगा। बस आप मुझे साथियों फॉलो करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए यहां पर हम कैसे धूम मचाते हैं साइंस में, ठीक है। और भी हम मैथ और रीजनिंग का भी ट्राई कर रहे हैं। अभी फिलहाल में मैं पूरी तरह से साइंस पर आपको पूरा कंटेंट दे पाऊंगा, और इन फ्यूचर में देखते हैं क्या हो पाता है, ठीक है। अगला बात करते हैं अंतरा आणुक स्थान, यानी इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो ये पार्टिकल्स है, ये जो कण है, इनके बीच में जो जगह दिख रहा है, इसी को हम इंटरमोलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं, जिसको आईएमएस बोल सकते हैं। इंटरमोलिक्यूलर स्पेस यानी अंतरा आणुक स्थान, कणों के अणुओं के बीच में जो जगह है उसको अंतरा आणुक स्थान यानी इंटरमोलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। और आपको पता है कि ठोस के जो कण है, उसके कण में जो स्थान दिख रहे हैं, खाली स्थान, वो बहुत कम होता है ना, क्योंकि वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। इसीलिए जो ठोस के कण के बीच में जो जगह है, जिसको अंतरा आणुक स्थान यानी इंटरमोलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं, वो बहुत ही कम होती है। वेरी गुड, नेक्स्ट बात करते हैं अंतरा आणुक आकर्षण बल। ले 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 अंतरा आणुक आकर्षण बल तो ज्यादा होगा ना, देखिए एक दूसरे से बहुत क्लोज है, यानी एक दूसरे को ना पकड़ के बैठा है, प्यार वाला बंधन है। अब जहां प्यार वाला बंधन होता है, यहां तो फोर्स बहुत ज्यादा होता है ना, एक दूसरे से पकड़ के बैठा है। तो ठोस में अंतरा आणुक आकर्षण बल यानी इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, जिसके वजह से मैं यहां पर लिखा हूं कि अंतरा आणुक आकर्षण बल ठोस में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं, पॉइंट वाइज देखते रहिएगा, रिवीजन भी होता रहेगा। इसके कण अपने ही जगह पर कंपन करते हैं, यानी वाइब्रेट करते हैं। अभी मैंने बताया कि ठोस के कण एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं, मेरी तरह ऐसे ऐसे डांस करते हुए इधर उधर नहीं जा सकते हैं। ठोस के कण अपने ही जगह पर, वो होता ना है कि मतलब वो भांग जो पी लेता है, तो भांग और जो गांजा जो है, जो गांजा पी लेता है ना गांव में, तो वो आपको डांस नहीं करेगा, वो एकदम जैसे ही गांजा पी लेगा उसके बाद वो शांत रहेगा ऐसे, और कोई हलचल नहीं, ऐसे ऐसे अपना ही जगह पर है, मस्ती में रहेगा। वही बात है यहाँ पर जो ठोस के कण है वो गांजा पी लिए हैं, इसीलिए अपने ही जगह पर ना 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 इस तरह से कर रहे हैं। मतलब अब जो दारू पीते हैं वो क्या करते हैं, टड्डे पे न चल दी, टटेरे पे न चल दी, पन्नियों न पक, इस तरह से अपने ही जगह पे डांस करते हैं। मतलब अपने ही जगह पे नहीं, घूम घूम के, जो दारू पीते हैं घूम घूम के डांस करते हैं लेकिन जो गांजा पी लेते हैं, यही ठोस के कण जो है, गांजा पी के अपने ही जगह पर ऐसे ऐसे अपने ही जगह पर वाइब्रेट कर रहे हैं तो समझ में आया। तो ठोस के कण एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, इसीलिए इसका काइनेटिक एनर्जी भी कम होता है। ठोस के कण अपने ही जगह पर मूव करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, कंपन करते हैं। एक और बात, नेक्स्ट पॉइंट, कि ठोस के कण में अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे, यानी ठोस के अंदर है ना, सब कुछ चल रहा है, वेरी गुड। ठोस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे, यानी ठोस में आप बहुत ज्यादा तापमान देने लगोगे, तो उसका आकर्षण बल कम हो जाएगा। क्यों? अरे भैया सिंपल सी बात है, देखो 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 देखो, ये देखो, मैं इसको मिटा देता हूं कुछ समय के लिए। ये ठोस है सर, है ना, हमारे प्यारे साथियों, ये ठोस है। अगर इसको आप तापमान देने लगोगे, टेम्परेचर इसमें ज्यादा देने लगोगे, तो क्या होगा, ये सर पिघल जाएगा। ये क्या होगा, पिघल जाएगा, और जो कण है एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। अब ये था ठोस, ये क्या था, पहले था ठोस, लेकिन ठोस से क्या हो जाएंगे, अब द्रव बन जाएंगे। सिंपल सी बात है ना। तो वही बात है कि ठोस में अगर तापमान दोगे तो आकर्षण बल उसका कम हो जाएगा, क्योंकि जो कण है एक दूसरे से दूर भागने लगेंगे, और दूर भागने की वजह से इसके बीच में जो है अंतरा आणुक स्थान ज्यादा हो जाएगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, है ना। अंतरा आणुक स्थान मैं यहां पर लिख देता हूं कि अंतरा आणुक स्थान, अंतरा आणुक
स्थान अगर बढ़ेगा, अगर अंतरा अणु का स्थान बढ़ेगा तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, अंतरा आणुक आकर्षण बल, अंतरा आणुक आकर्षण बल कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया एक दूसरे का। सर केमिस्ट्री में क्या क्या घुसा रहे हो, है ना। जैसे ही अंतरा अणु का स्थान बढ़ गया तो क्या हो गया? अंतरा अणु आकर्षण बल एक दूसरे में कम हो गया, यानी फोर्स घट जाएगा। सिंपल सी बातें थी, आपको समझ में आ गया। जो ठोस होते हैं उसके दो प्रकार होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी क्रिस्टलीय ठोस और एमोर्फस ठोस। ठीक है, यानी क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस होता है। ठोस के दो प्रकार होते हैं और आपको इसको डेप्थ में क्लास 12th में पढ़ना था, लेकिन अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बता दें, वैसे इससे क्वेश्चन नहीं आता तो मैं शॉर्ट फॉर्म में बताना चाहूंगा। जो हमारे क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो 3D अरेंजमेंट में उसके कण जुड़े होते हैं और क्रिस्टलीय ठोस में नहीं होते हैं। इनका जो है अरेंजमेंट लॉन्ग रेंज ऑर्डर का होता है, रेगुलर अरेंजमेंट। जो पार्टिकल होते हैं रेगुलरली तरीके से एकदम लॉन्ग लंबे दूरी तक सजे हुए होते हैं, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में लंबे दूरी तक एकदम बढ़िया से सेटलमेंट होके बहुत अच्छा से अरेंज होके नहीं होते। ये इसको मतलब हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड बोला जाता है, पक्के ठोस होते हैं ये। लेकिन हमारे अक्रिस्टलीय ठोस पक्के ठोस नहीं होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सुपरकूल लिक्विड या उन्हें हम बोलते हैं स्यूडो सॉलिड, यानी झूठे सॉलिड। वो कोई सॉलिड नाम का कोई चीज ही नहीं भैया, है ना। ये सारी बातें होती है, वैसे ये सब नहीं आता, लेकिन प्रकार में बता दिया हूं कि ठोस के दो प्रकार होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड। हिंदी में क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। बढ़िया, तो हमारा ये था, दिस इज ऑल अबाउट आवर सॉलिड। सॉलिड के बारे में हमें इतना ही पढ़ना था, जितनी जानकारियां थी मैंने आपको सारी जानकारियां बता दी। अब बात करते हैं आगे हमारे द्रव की। ठीक है, द्रव क्या होता है? देखिए, द्रव वो होता है, द्रव वो पदार्थ होता है जिनका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन जिनका आकार निश्चित नहीं होता है। क्या बोल दिए? क्या बोल दिए? द्रव वो होते हैं जिनका आकार तो निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है। अच्छा, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे 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 देखिए, क्या बता दूं, जब मेरे पास तो गिलास भी नहीं है। मान लो आप के पास गिलास है, गिलास में आपने एक गिलास पानी लिया, बहुत बढ़िया। अब उस गिलास के पानी को जग में डाल दिया, तो पहले तो वो आपका जो पानी था, लिक्विड था, वो गिलास का आकार लिए हुए था, लेकिन जैसे ही आपने जग में डाल दिया तो वो जग का आकार ले लिया। तो यही बात है ना कि आपने जो आधा लीटर पानी लिया तो जग में डाला, तो अभी भी वो आधा लीटर ही पानी होगा। ऐसा नहीं कि 1 लीटर हो गया होगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो यानी उसका आयतन निश्चित है लेकिन आकार निश्चित नहीं हुआ, क्योंकि गिलास में आपने रखा हुआ था तो गिलास का आकार लिए हुए था, और आपने जग में डाला तो जग का आकार ले लिया। अब बाल्टी में डालोगे तो बाल्टी का आकार ले लेगा, है ना। ये सारी बातें होती है। तो यही सिंपल बात है कि द्रव वो होते हैं जिनका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। जिस बर्तन में आप रखोगे उस बर्तन का वो आकार ले लेता है। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी। सिंपल सी बात है। देखो, पहली बात मैं बता दूं कि कोई भी कण जितना मूव करेगा, कोई भी कण जितना गति में होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी उतना ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है। यहां पर हम ये देख रहे थे कि ठोस के जो कण थे वो मूव नहीं कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन जो द्रव के कण है वो थोड़ा बहुत मूव करेंगे। देखो कि काइनेटिक एनर्जी ठोस के मुकाबले ज्यादा होती है इसमें। क्यों? क्योंकि जो द्रव के कण होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। जो द्रव के कण है वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। ध्यान से आप देखिएगा, ये द्रव के कण हैं, ये भैया द्रव के कण हैं, और ये देखिए बहुत आराम से ये मूव कर सकते हैं, है ना। ये बहुत आराम से इधर उधर मूव करेंगे, जिसके वजह से ये देख रहे हैं ये बहुत अच्छे से मूव करेंगे, जिसलिए इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ठोस के मुकाबले ज्यादा होता है। ठोस के मुकाबले ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी कण जितना ज्यादा मूव करेगा उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा। तो ठोस के मुकाबले इनमें ज्यादा काइनेटिक एनर्जी देखने को मिलता है, यानी गतिज ऊर्जा इसमें ज्यादा देखने को मिलता है ठोस के मुकाबले। लेकिन गैस में सबसे ज्यादा होगा, अभी ये भी बात बताऊंगा मैं आपको। अच्छा, अंतरा अणु के स्थान ठोस के मुकाबले ज्यादा होता है। देख लीजिए ना, यहां पर अंतरा अणु के स्थान बहुत कम है, लेकिन यहां अंतरा अणु के स्थान देखिए इतना ज्यादा है। तो अंतरा अणु के स्थान जो द्रव में होता है ठोस के मुकाबले ज्यादा देखने को मिलता है। अब सिंपल सी बात है, मैंने बताया जितना ज्यादा अंतरा अणु के स्थान उतना कम आकर्षण बल होगा। देखो वही बात है, यहां पर अंतरा अणु का आकर्षण बल ठोस के मुकाबले कम हो जाता है, क्योंकि देखो ठोस में जो स्थान था अंतरा अणु के स्थान वो क्या था? कम था, तो फोर्स जो है ज्यादा था।
है ना। लेकिन यहां पर देखिए क्या हुआ, द्रव में अंतरा अणु के स्थान जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो क्या होगा सर, अंतरा अणु का आकर्षण बल भी कम हो जाएगा। जितना ज्यादा स्थान बढ़ेगा अंतरा अणु के स्थान, उतना कम जो है फोर्स हो जाएगा आकर्षण बल वाला। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये भी बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, जैसे ही आप द्रव को, कोई भी द्रव को आप तापमान देकर गर्म करोगे, है ना, जब हीट देकर उसे गर्म करोगे, ये डेल्टा का साइन है जो गर्म के लिए होता है, इसको आप गर्म करोगे तो वो गैस में हो जाएगा। और गैस का काइनेटिक एनर्जी, भैया गैस का काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि गैस के जो कण होते हैं वो बहुत आराम से इधर उधर मूव करते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा हुआ आपने इसे समझ भी लिया। तो आप इसे नोट कर लीजिए। मैं थोड़ा साइड हो लेता हूं, किधर साइड हो लूं, इधर हो लेता हूं। ठीक है, आप इसे नोट करिए, फिर हम आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट कर लीजिए या वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। हम थोड़ा स्लो पढ़ाते हैं लेकिन कोई बात नहीं, बहुत जल्दी हम इसको स्पीड में लेके चलेंगे। अभी तो स्टार्टिंग टाइम है, नोट कर लीजिए आप। साथियों, आपने पूरा नोट कर लिए होंगे और समझ भी गए होंगे। अब आगे बात करते हैं कि गैस क्या होता है। चलिए गैस की बात करते हैं। देखिए इस गैस का ना तो आकार निश्चित होता है ना आयतन निश्चित होता है। कैसे, तो देखिए इसके अंदर ना गैस भरा हुआ है। क्या है, ये गैस भरा हुआ है। देखिए अभी देखिए मैं आपको बता दूं, ये इसके अंदर गैस भरा हुआ है। वो जो गैस है ना, वो इतने आयतन में अभी है। कितने आयतन में, देखिए इसका आयतन बस इतना ही है। ठीक, लेकिन जैसे ही मैं इसको ऐसे प्रेस करूंगा, सी, ये देखिए अब क्या हुआ, ये इस पूरे रूम का आयतन ले लेगा। अब क्या है ना, ये पूरे रूम में पूरा फैल जाएगा, ये पूरे रूम में फैल जाएगा। और इसका आकार है क्या, अब देखिए इसको हम इस वाले में अगर इसमें पूरा भर दे, सुई इसके, अरे ये क्या हो गया, इसको इसमें पूरा भर दे तो इसका आकार ले लेगा। तो इस गैस का ना तो आकार निश्चित होता है ना आयतन निश्चित होता है। अभी जितना भी हम छीट दे पूरे रूम का आकार ले लेगा अभी। ठीक है, तो रूम में पूरा फैल जाएगा। ठीक है, तो ये बात होती है। तो इससे हम क्या समझे, इससे हम ये समझे कि जो गैस होता है पूरी तरफ देखो अभी पूरा एकदम रूम का कवर कर लिया है ना। तो इसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित नहीं होता है। और इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ठोस और द्रव दोनों से ज्यादा होती है। अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी अगर बात करें तो काइनेटिक एनर्जी मैं ऐसे बात करता हूं, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में बात करें तो ये रहा हमारा ठोस, ये रहा हमारा द्रव और ये रहा हमारा गैस। ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे ज्यादा, ठीक है, इसमें सबसे कम होती है, सबसे लेस, सबसे कम होती है ठोस में, मीडियम में होती है और गैस में सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है। तो ये बात हमने बता दी आपको कि अगर काइनेटिक एनर्जी के टर्म में आप बात करोगे तो काइनेटिक एनर्जी ठोस में सबसे कम, द्रव में मीडियम में होती है और गैस में सबसे ज्यादा होती है। क्योंकि गैस के जो कण होते हैं, गैस के जो कण होते हैं वो एक दूसरे से दूर होते हैं, काफी दूर होते हैं एक दूसरे से। यह है गैस के कण, ये भैया गैस के कण, ये है गैस के कण, गैस के पार्टिकल है। अब देखो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूरी पर है, यानी इनका जो अंतरा अणु के स्थान है वो बहुत ही ज्यादा है। अब जितना ज्यादा अंतरा अणु के स्थान होगा उतना कम आकर्षण बल होगा, जिसके वजह से ये फ्री है ना, जिसके वजह से ये पूरा फ्री है और एकदम डांस करे एकदम बढ़िया से। इस तरह से डांस में चारों तरफ घूम घूम के डांस कर रहे हैं, चारों तरफ पूरा घूम घूम के डांस कर रहे हैं, मतलब ये पूरी तरह से फ्री है। और जितना ज्यादा ये मूव करेगा, बहुत ज्यादा मूव कर रहे हैं, इधर उधर मूव कर रहे हैं, चारों तरफ ये इधर उधर मूव कर रहे हैं। और जितना ज्यादा मूव करेंगे, हमने बताया जितना ज्यादा कोई पार्टिकल मूव करेगा उसके अंदर उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है। तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी सर गैस में होता है। अंतरा अणु के स्थान जो है सबसे ज्यादा होता है। देखिए कितना दूरी है एक दूसरे के कण, ये पहला कण और ये दूसरा कण के बीच में दूरी देखिए कितना है। तो सबसे ज्यादा जो अंतरा अणु के स्थान होता है वो सबसे ज्यादा किसमें होता है, गैस में ही होता है। ठीक है, अगर हम इसके बाद इसमें अगर हम बात करें, अब टर्म हम बदल लेते हैं। अगर हम किसके टर्म में बात करें, अगर हम अंतरा अणु के स्थान यानी इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस की बात करें तो ठोस में, अगर हम ठोस में बात करें तो ठोस में सबसे कम होता है, और द्रव में बात करें तो मीडियम में होता है, और गैस में बात करें तो सबसे ज्यादा हाई होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। और अंतरा अणु का आकर्षण बल तो आपको पता ही है, इसमें बहुत कम होगा
क्योंकि जैसे ही स्पेस बढ़ गया, जगह बढ़ गया, अंतराणु के स्थान बढ़ गया, तो डेफिनेटली बात है कि उसमें फोर्स तो यहां पर घट ही जाएगा, सिंपल सी बात है। तो गैस नॉर्मल सा आप समझ गए। अब बात करते हैं प्लाज्मा अवस्था, और ये प्लाज्मा अवस्था को पदार्थ की चौथी अवस्था भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। क्या होता है अकॉर्डिंग टू प्लाज्मा स्टेट? अगर प्लाज्मा स्टेट आपको पाना है, इफ यू वांट टू ऑब्टेन अ प्लाज्मा स्टेट, अगर आपको प्लाज्मा स्टेट पाना है तो उसके लिए क्या करना होगा? आपको इतना तापमान को टच करना होगा, यानी 6000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10,000 डिग्री सेल्सियस के बीच में यह प्लाज्मा स्टेट एग्जिस्ट करता है। यानी सिंपल सी बात जानिए तो बहुत 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 अधिक तापमान पर यह प्लाज्मा स्टेट मिलेगा आपको। नेचुरली अगर बात करें तो तारा, जितना तारा है, सूर्य पर आपको प्लाज्मा अवस्था देखने को मिलेगा, लेकिन वहां तक तो आप पहुंच ही नहीं पाओगे। तो लैब में पहले जो है प्लाज्मा स्टेट बनाने की उतनी विधि नहीं थी, लेकिन अब तो ये संभव हो गया है। और सर्वप्रथम किसने प्लाज्मा अवस्था बनाए थे वो भी हम आपको बताएंगे। पहले जान लेते हैं कि देखिए पदार्थ की ऐसी अवस्था होती है प्लाज्मा अवस्था, अगर गैस, कोई भी गैस है और गैस को ना आप अत्यधिक तापमान दे दो, यानी गैस जो है, कोई भी गैस ले लो, जैसे क्लोरीन गैस ही ले लो, उस क्लोरीन गैस को ना 6000 डिग्री सेल्सियस से 10,000 डिग्री सेल्सियस तापमान दे दो। इतने तापमान में देने के बाद वो जो गैस है ना वो आयनित हो जाएगा। गैस क्या हो जाएगा? आयनित हो जाएगा, आयोनाइज्ड हो जाएगा। यानी मान लो एग्जांपल में अगर हम बात करें तो कोई भी क्लोरीन, में दूसरा कलर से लिखना पसंद करूंगा यहां पर, जैसे मान लो आप क्लोरीन गैस ले लिए। कौन सा गैस ले लिए? क्लोरीन गैस, ठीक है, ये गैसेस स्टेट में है। अब क्या करो, इसको ना बहुत ज्यादा मतलब हीट करो, बहुत ज्यादा आप इसे हीट करो, बहुत ज्यादा हीट करो, तो क्या होगा? ये गैस जो है वो बन जाएगा Cl निगेटिव में, नहीं सॉरी Cl पॉजिटिव बन जाएगा, और ये भी गैस ही रहेगा, और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाएगा, ठीक है। अगर आपको नॉर्मल केमिस्ट्री, बेसिक फंडामेंटल केमिस्ट्री आपको पता होगा तो ये क्लोरीन भैया ऐसा तो बिहेव नहीं करता। क्लोरीन तो सर नॉन मेटल होता है, क्लोरीन अधातु होता है, और वो इलेक्ट्रॉन लॉस कैसे कर सकता है? वो इलेक्ट्रॉन का त्याग कैसे करेगा? अगर आपको बेसिक केमिस्ट्री पता है तो ये तो असंभव है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्लोरीन तो हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है, उधार लेता है, अरे भैया दे दो इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहां पर इसको इतना तापमान दे दिया, देखो इसको इतना लेकर 6000 डिग्री सेल्सियस से 10 के डिग्री तापमान तक ले गया, और जिसके वजह से क्लोरीन इतना मजबूर हो गई कि उसे इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ा, और इस स्थिति में प्लाज्मा अवस्था का निर्माण होता है। कोई नॉर्मल कंडीशन में प्लाज्मा अवस्था नहीं मिल जाएगा, ऐसे ऐसे चल रहे हैं, देखो प्लाज्मा अवस्था, ये देखो प्लाज्मा अवस्था, ऐसा कभी नहीं हो सकता। प्लाज्मा अवस्था अगर आपको पाना है, इफ यू वांट टू ऑब्टेन अ प्लाज्मा स्टेट, देन यू हैव टू टच द टेम्परेचर ऑफ दिस 6000 डिग्री सेल्सियस टू 10,000 डिग्री सेल्सियस, और उस पर कोई गैस को उतना आप डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर पर डालकर उसे गर्म करोगे, तब वो गैस आयोनाइज हो जाएगा। अब ये क्या है? अभी यहां पर Cl पॉजिटिव क्या हो गया? Cl पॉजिटिव आयोनाइज हो गया, आयोनाइज्ड हो गया, मतलब आयोनाइज्ड, या ऐसे भी लिख सकते हैं IONISED, है ना। अब आयोनाइज्ड का मतलब क्या? वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये आयोनाइज हो गया, और इस स्थिति में आपका प्लाज्मा स्टेट बनेगा। और जैसे ही प्लाज्मा स्टेट बनेगा तो वो बहुत चमकता है, प्लाज्मा स्टेट ना चमकता है, जिसकी वजह से हम इसे पहचान भी सकते हैं। और ये बात आपको समझ में आ गया, इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको पता चल गई। अब आगे बात करें प्लाज्मा अवस्था का, जो सर्वप्रथम जो खोज किए थे वो 1879 में 1879 में विलियम क्रुक्स द्वारा की गई थी। विलियम क्रुक्स जो है सर्वप्रथम जो है प्लाज्मा अवस्था का जो है खोज किए थे, और उन्होंने उसका नाम चमकती हुई पदार्थ रख दिए, चमकती हुई पदार्थ, क्योंकि वो पदार्थ जो था वो चमक रहा था, इसीलिए उसे चमकती हुई पदार्थ रख दी। और बाद में जो है इसे जो है वर्ष 1929 में 1929 में जो हमारे इरविंग लैंगमुइर थे, है ना, वो इसे प्लाज्मा अवस्था का नाम दे दिए, ठीक है। यानी क्वेश्चन आ सकता है, देखते हैं, हम आपको बहुत डेप्थ तक पढ़ा रहे हैं, कहीं से भी एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बस आप मुझे फॉलो करिए साइंस में, विज्ञान में, और हम आपका बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि वर्ष 1879 में हमारे विलियम क्रुक्स जो थे, उन्होंने सबसे पहली बार जो है प्लाज्मा अवस्था का खोज किए थे, लेकिन उस समय उसका प्लाज्मा अवस्था नाम नहीं था, उस समय उन्होंने उसका नाम
क्या रख दिए, चमकती हुई वस्तु रख दी, यानी चमकती हुई पदार्थ रख दिए। और बाद में 1929 में इरविंग लैंगमुइर जो थे उन्होंने उसका प्लाज्मा अवस्था नाम दे दिए। ठीक है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ गई। तो आपको अगर समझ में आ गई और कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कमेंट में लिखिएगा जी भाई जी समझ में आ गया। तो प्लीज आप इसे नोट कर लें, फिर आगे हम बात करते हैं बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होते हैं और सारी बातें हम आपको बता रहे हैं। नोट करिए। तो चलिए साथियों, आपने पूरा नोट कर लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। हमने ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, ये चारों चीज को देख लिया है। अब बारी है बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको हम बीईसी भी बोलते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब इसका क्या अर्थ है? ये पदार्थ की पांचवी अवस्था होती है। इसमें क्या क्या सारी बातें हैं वो सब बता रहे। देखिए, जब गैस को ना एब्सोल्यूट जीरो तक ठंडा कर देते हैं, सुनिएगा मेरी बात को, जब हम कोई गैस को एब्सोल्यूट जीरो तक ठंडा कर देते हैं, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान तक ठंडा कर देते हैं, यानी माइनस, देख रहे हो, या 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस, इसी को एब्सोल्यूट जीरो बोला जाता है ना, इसी को एब्सोल्यूट जीरो बोला जाता है। और इतना डिग्री तापमान पर अगर हम कोई भी चीज को ठंडा कर दें, यानी कोई भी चीज नहीं, कोई भी गैस को अगर हम ठंडा कर दें, इतने तापमान तक किसी को ठंडा कर दे, तब जो है यहां पर बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये जो पदार्थ की पांचवी अवस्था है, वो बनकर तैयार होती है। और जिसको बोसॉन्स भी बोलते हैं, है ना, जिसको बोसॉन्स भी बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा देखिए, तो इसे बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट क्यों नाम दिया गया? क्योंकि याद रखिएगा एक बात को कि 1924 से 1925 के दौरान हमारे जो वैज्ञानिक है हमारे ही देश के, सत्येंद्रनाथ बोस और आइंस्टीन, दोनों ने अनुमान लगाए थे कि भैया ऐसा ऐसा करिएगा, यानी कोई भी गैस को ना एब्सोल्यूट जीरो पर अगर आप ठंडा करते हैं तब आपको पदार्थ की एक नई अवस्था बन के नजर आएगी, यानी बनेगी, और जिसको बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, यानी जिसको मतलब अब नाम वो नहीं दिए थे, लेकिन वो बोल दिए थे, अनुमान ये दोनों पहले ही लगा लिए थे। हमारे देश के सत्येंद्रनाथ बोस यानी SN बोस और आइंस्टीन दोनों ने बोले थे कि आप कोई भी गैस को एब्सोल्यूट जीरो पर ठंडा करोगे ना तो आपको पदार्थ की एक अवस्था बन के आएगी नजर। ठीक है, और बाद में चल के सुनिएगा, बाद में चल के 1995 में एरिक कॉर्नल और कार्ल वीमन ने जो है रुबेडियम की एक गैस को ठंडा किए। रुबेडियम जानते हैं? हाँ, रुबेडियम की एक गैस को, परमाणु संख्या कितना होता है रुबेडियम का, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो रुबेडियम की एक गैस को ठंडा करके पहली बार बीईसी यानी बोसॉन्स तैयार किए, पहली बार। क्या नाम था? डेट क्या है? 1995, यानी वर्ष क्या है? 1995। क्या नाम है? एरिक कॉर्नेल और कार्ल बीमन। बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। कार्ल बीमन को 2001 में नोबेल पुरस्कार भी मिला, और यही बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट बनाने पर जो पहली बार ये बनाए थे, इसीलिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जिसे बोला जाता है, 2001 में इनको प्राप्त हुआ था। ठीक है, याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो दिस इज ऑल अबाउट द बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या करेंगे कि कोई भी गैस को एब्सोल्यूट जीरो पर अगर हम ठंडा करते हैं तब बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट बोलता है। और पहली बार सत्येंद्रनाथ बोस और आइंस्टीन ने अनुमान लगा लिए थे पहले ही कि भैया ऐसा ऐसा करिएगा तो एक पदार्थ की नई अवस्था बन के नजर आएगी। और यहां पर 1995 में, और ऐसा कब बोले थे? 1924 से 25 के बीच में। और 1995 में एरिक कॉर्नल और कार्ल बीमल ने पहली बार रुबेडियम गैस को ठंडा करके बीईसी बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट बना दिए थे। ठीक है, ओके। और इनको जो है नोबेल पुरस्कार 2001 में मिला, भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला था, और यही पहली बार जो बीईसी बनाए इन्हीं के लिए मिला था। ठीक है, तो ये था बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में। जितना क्वेश्चन यहां से आ सकता था वो सारा हमने पढ़ा दिया है, इसमें कहीं से भी कोई टेंशन नहीं है। अब बात करते हैं भैया, ठोस, द्रव और गैस जो होता है उस पर अगर हम दाब डालेंगे, प्रेशर डालेंगे, प्रेशर, तो क्या होगा? इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड पे, गैसेस पे या लिक्विड पे अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या हमको देखने को मिलेगा, वो सारी बातें अभी हम यहां पर कर रहे हैं। और ये चीज तो आपको याद होनी चाहिए, क्या होता है सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन क्या होता है, डिपोजिशन क्या होता
है ना, कंडेंसेशन संघनन क्या होता है, मेल्टिंग फ्रीजिंग क्या होता है, सब बात करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे और बढ़िया से आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। और मेरे प्यारे साथियों, आपको केमिस्ट्री पढ़ने में मजा आ रहा है तो कमेंट में लिखिएगा यस मजा आ रहा है, और सपोर्ट दिखाइए, और ऐसे ही हम आगे खूब मेहनत करते रहेंगे, ठीक है। आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लाते रहेंगे। देखिए, अगर ये रहा ठोस, और अगर हम भैया इस पे क्या करते हैं, यहां पर तापमान भी लिख लेते तो अच्छा रहता, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। ये हमारा ठोस है। अगर ठोस में अगर हम तापमान बढ़ा दिए, ठोस में हम क्या किए, तापमान बढ़ा दिए, नहीं तो, और या हम प्रेशर को घटा दिए, क्या बोल रहे हैं हम, या ठोस से अगर आपको द्रव बनाना है, ठोस से आपको द्रव बनाना है, तो या तो तापमान को बढ़ा दीजिए, अगर तापमान बढ़ाने में सक्षम नहीं है तो प्रेशर को घटा दीजिए, यानी दाब को घटा दीजिए। जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो आपका जो पदार्थ है वो ठोस से द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। और अगर आप द्रव से गैस बनाना चाहते हैं तो वही बात है, टेम्परेचर को थोड़ा और बढ़ा दीजिए, नहीं तो प्रेशर को थोड़ा और घटा दीजिए। तो थोड़ी लाइट कट गई थी, फिर बात करते हैं आगे। तो या तो आप तापमान को बढ़ा दीजिए, टेम्परेचर को बढ़ा दीजिए, नहीं तो प्रेशर को घटा दीजिए। अगर आप तापमान बढ़ाने में सक्षम नहीं है तो प्रेशर को घटा दीजिए। अगर आप ऐसा कर लीजिएगा तो आप द्रव से डायरेक्ट गैस बना सकते हैं। कोई भी चीज आपका द्रव है वो आपको क्या करना है, तापमान को बढ़ा दीजिए, नहीं तो प्रेशर को घटा दीजिए। दोनों में से कोई एक काम करिए तो आपका जो भी पदार्थ है अगर पहले द्रव में है तो फिर गैस में बन जाएगा, यानी अगर लिक्विड में है तो गैस में बन जाएगा, ठीक है। इसी का वाइस वर्सा आप करना चाहते हैं, इसी का उल्टा करना चाहते हैं तो वो भी संभव है, वो भी संभव है। कैसे कैसे कैसे, देखिए, आप गैस से द्रव बनाना चाहते हैं, यानी अगर आपको गैस से लिक्विड बनाना है तो वही इसका ठीक उल्टा काम करिए। क्या करिए, तापमान को यानी टेम्परेचर को घटा दीजिए और प्रेशर को बढ़ा दीजिए। दोनों में से कोई एक काम करिएगा तो आपका ऐसा हो जाएगा। देखिए, अगर आपका कोई भी पदार्थ है जो गैस में है अभी, ठीक है ना, जैसे यहां पर देख रहे हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा गैस है। तो अगर हम बात करें, यहां पे देखते रहिएगा, गैस है हमारे पास, गैस से हमको द्रव बनाना है तो दो चीज करके आप ऐसा कर सकते हैं, या तो तापमान को बहुत घटा दीजिए, तापमान को घटा दीजिए तो क्या होगा, गैस आपका द्रव में बन जाएगा। नहीं, ये नहीं करना चाहते तो एक और तरीका है, तापमान वाला चीज आपके पास नहीं है तो प्रेशर को बढ़ा दीजिए। जैसे ही प्रेशर को बढ़ाइएगा तो गैस से क्या होगा, द्रव में बन जाएगा। आपको मैं थोड़ा इंफॉर्मेशन देना चाहूं, गैस कैसा होता है, गैस का कण कुछ इस प्रकार सा होता है, गैस का कण कुछ इस प्रकार से होता है। प्रेशर बनाने का मतलब क्या है, प्रेशर बनाना मतलब इस कणों को एक दूसरे के करीब ले आना, यानी ये जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के करीब आ जाएगा, और करीब आने के कारण वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, है ना। तो सिंपल सी बात है, जो कण एक दूसरे से दूर थे अब ये जो है संकुचित हो जाएंगे, यानी कंडेंस हो जाएंगे। अब जो है गैस से डायरेक्ट किस में बन जाएगा, ये लिक्विड के कण में बदल जाएगा, ठीक है। तो दो तरीके से ऐसा कर सकते हैं, गैस को अगर आपको द्रव बनाना है टेम्परेचर घटाइए या प्रेशर बढ़ाइए, हो जाएगा। अच्छा, अब आप द्रव को पा लिए, अब द्रव से डायरेक्ट आपको ठोस में आना है, यह भी संभव हो सकता है। सिंपल सी बात है, टेम्परेचर को और घटा दीजिए, नहीं तो प्रेशर को और बढ़ा दीजिए। ये हम कैसे ऐसा करने में संभव मतलब सक्षम हो सकते हैं। जैसे देखिए, लिक्विड है हमारे पास, तो देखते हैं ना, कोई भी द्रव है, फ्रीज में क्या करते हैं, फ्रीज में कोई भी पानी को रखते हैं और वो उसको और ठंडा करते हैं तो ठोस बन जाता है ना, बर्फ बन जाता है ना। तो फ्रीज के अंदर क्या होता है, प्रेशर वाला कोई खेल नहीं होता, टेम्परेचर वाला खेल होता है। यानी द्रव में हम टेम्परेचर को और घटाते हैं और घटाते घटाते ठोस बन जाता है। सिंपल सी बात है। तो तापमान को घटाएंगे और प्रेशर को थोड़ा और बढ़ाएंगे तो हम द्रव से डायरेक्ट ठोस में आ सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब हम आगे बात करते हैं, है ना। ये जो आपको डायग्राम दिया गया है इसको ध्यान से देखिए। अगर हमने ये बताया, अगर ये आपको समझ नहीं भी आया ना, तो आप ऐसा करने में सक्षम हो सकते हैं, है ना। अब देखिए हमारा क्या है, ये फोटो देखिए, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। देखिए, यहां पर ये हमारा ठोस है, ठीक है, और ये हमारा गैस है और ये हमारा द्रव है। देखिए, यही बात जो अभी हमने बताई है वो प्रोसेस क्या कहलाता है वो बात करते हैं। देखिए, हमारा ठोस है, ठोस से अगर कोई भी चीज, कोई भी पदार्थ ठोस में है और ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल गया, ठोस से डायरेक्ट गैस में आ गया, तो ये देखिए, हम अभी आगे बताएंगे इस चीज को। कोई भी पदार्थ, ऐसा पदार्थ जो ठोस से डायरेक्ट गैस में बन जाए, तो उस प्रक्रिया को हम सब्लिमेशन यानी
ऊर्ध्वपातन कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस अभी हम डिटेल में बताएंगे आगे। तो अगर कोई भी ठोस से गैस बना तो सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और गैस से ठोस भी तो बन सकता है। तो कोई भी चीज गैस से ठोस में बन गया तो उसको डिपोजिशन यानी निक्षेपण बोलते हैं। ठीक है, अब ये सब डिफाइन करेंगे। अगर कोई गैस से द्रव बन गया, कोई भी गैस से द्रव बन गया तो उसको हम वेपोराइजेशन बोलते हैं, और गैस और द्रव से गैस बन गया तो उसको कंडेंसेशन बोलते हैं, जिसको संघनन बोलते हैं। अभी और सारी बातें हैं हम आपको बताएंगे। और ये रहा हमारा द्रव। अब द्रव से अगर कोई ठोस बन गया, अभी जस्ट बताए थे, उसको हम बोलते हैं, कोई भी चीज द्रव से ठोस बन जाए और ठोस से द्रव बन जाए, तो ये सारा प्रोसेस यहां पर दिया गया है। ठीक है, ये सारी बातें करेंगे हम अभी। इसको आप डायग्राम बना लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करके रखिएगा। शॉर्ट ट्रिक्स है ये, और जब भी आप क्विक रिवीजन करिएगा तो आप ये पूरा चीज तो पढ़िएगा नहीं, एक बार एक नजर आप इसको दे दीजिएगा। हाँ, इसको इधर गया तो इसको इधर गया, ठोस से गैस बना तो सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन, इससे आपको क्विक रिवीजन हो जाएगा, तुरंत आप याद कर सकते हो, समय भी बचाकर बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। अच्छा, ये जो हमारा पहला प्रोसेस है, कहां गया बच्चे? ये रहा, गैस से द्रव या द्रव से गैस ये वेपोराइजेशन यानी वाष्पन की बात करें तो वाष्पन क्या होता है? तो किसी द्रव के सतह के कणों, कोई भी द्रव का जो सतह होता है उसका जो कण होता है, अगर वो गैस में बदलने लगे तो ये प्रक्रिया हमारी वाष्पन कहलाती है। जैसे कोई भी द्रव है, द्रव का जो सतह है, जैसे हम आपको एग्जांपल इधर दे देता हूं। जैसे ये देखिए हमारा द्रव है, ठीक है, ये हमारा द्रव है, देखते रहिएगा स्टूडेंट्स, ये हमारा द्रव है, ये हमारा द्रव है, और इसके जो सतह के ऊपर जो कण है ये सारे ऊपर जाने लगे, ये कण ऊपर जाने लगे, अगर ये कण जो है सतह के ऊपर जाने लगे तो ये जो प्रक्रिया है ये वाष्पन प्रक्रिया कहलाती है। इंग्लिश में इसको वेपोराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया कि कोई भी द्रव का जो सतह है उसके कण जो है वो गैस में परिणत होने लगे, गैस में कन्वर्ट होने लगे, तो ये प्रक्रिया हमारी वाष्पन कहलाती है, इंग्लिश में वेपोराइजेशन बोलते हैं। अच्छा, एग्जाम में क्या ये आएगा? नहीं। एग्जाम में क्या ये आएगा? नहीं आएगा। तो क्या ये आएगा? अनुकूल स्थिति। तो हमारे अनुकूल स्थिति यानी जो हमारा फेवरेबल कंडीशन है, वाष्पन होने के लिए जो फेवरेबल कंडीशन है वो क्या कैसे होगा? ये देखिए अगर हमारी जो फेवरेबल कंडीशन है, अगर तापमान में वृद्धि कर दीजिए, तापमान में वृद्धि कर दीजिए यानी तापमान में इंक्रीजमेंट हो जाएगा, तो भी हमारा ये जो वाष्पन की प्रक्रिया है वो क्या हो जाएगा? उसकी रेट बढ़ जाएगी। यानी सुनिए, एक तरह से ये जो तीनों चीज यहां पर दिया गया है वो वाष्पीकरण की जो दर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब तापमान जितना बढ़ाइएगा उतना ज्यादा वाष्पीकरण की जो दर है वो बढ़ जाएगी। सतही क्षेत्रफल, कोई भी सतह का जो क्षेत्रफल है, जैसे एक बात बताइए, मैं यहां पर पानी रखा हूं, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है, अब इसके अंदर पानी है ना? हाँ सर पानी है, मजा आ गया। अब देखिए इसको ना हम धूप में ऐसे ही रख देंगे, कितना भी तापमान बढ़ जाए, कितना भी धूप लगे इसमें, लेकिन ये पूरा पानी उड़ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो सतह है, देख रहे हैं, इसका सतह बहुत कम है। तो सतह कम है यानी इसका क्षेत्रफल बहुत कम है, इसीलिए जो कण है इसका यानी वाष्पीकरण है वो बहुत धीरे धीरे होगा। लेकिन वही जो है थाली हम ले आए, थाली का मुंह बहुत ही बड़ा होता है, उसमें ये पानी पूरा डाल दे, वो थाली के अंदर जो पानी हम रखेंगे उसका जो है सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और जिसके वजह से वो पानी तुरंत उड़ जाएगा ऊपर, यानी वाष्पीकरण की दर तब बढ़ जाएगी। तो सिंपल सी बात है, मैंने क्या बोला कि तापमान जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। सतही क्षेत्रफल जितना बढ़ जाएगा उतना ज्यादा वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। और हवा की गति यानी जितना तेज हवा चलेगा उतना ज्यादा वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। और तीसरा इससे अपोजिट है आर्द्रता में वृद्धि। आर्द्रता मतलब होता है ह्यूमिडिटी जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना कम वाष्पीकरण की दर होगी। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा, है ना? सिंपल सी बात है और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, है ना? सिंपल सी बात है, द्रव से गैस में जाएगा तो वाष्पन हो जाएगा, और गैस से हमारा द्रव बनेगा तो संघनन यानी कंडेंसेशन होगा, ठोस से गैस बनेगा तो
तो सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन होगा, और गैस से डायरेक्ट ठोस बनेगा तो डिपोजिशन होगा, और द्रव से यानी ठोस से द्रव होगा तो मेल्टिंग, और द्रव से ठोस होगा तो फ्रीजिंग। एकदम सिंपल है, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम इसको पूरा को डिफाइन करते हैं बढ़िया से विथ एग्जांपल। इसको नोट करिए, लीजिए हम साइड हो लेते हैं, इसको नोट करिएगा प्लीज, जल्दी से नोट करिएगा। तो चलिए साथियों, अब आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं। अब देखिए, ये मैंने आपको बताया था कि कोई भी ठोस अगर गैस में डायरेक्ट, ठोस से डायरेक्ट गैस, लिक्विड के बिना बने हुए ठोस से डायरेक्ट गैस बन जाए, यानी सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाए, तो इस प्रक्रिया को हम सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। तो उसी को हम, जैसे ऊर्ध्वपातन है ये तो बाद में दिया, चलिए पहले ऊर्ध्वपातन ही देखते हैं। ठोस से डायरेक्ट गैस, जब कोई ठोस बिना द्रव में बदले, जब कोई ठोस बिना द्रव में बदले गैस में विभक्त हो जाए यानी गैस में बन जाए, तो उसे हम ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन बोला जाता है। कोई भी ठोस डायरेक्ट गैस में परिणत हो जाए तो यह सब्लिमेशन होता है। यह सब याद करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी अगर आप इसे समझ लेंगे तो, ठीक है, सिंपल। अच्छा, एग्जांपल में बात करें, कपूर बात करें, कैम्फोर जो हो गया हमारा शुष्क यानी ड्राई आइस हो गया, नेफ्थलीन हो गया, उसके बाद भी आयोडीन हो गया, ये सारी जो चीजें होती है वो ऊर्ध्वपातन करती है। जैसे देखिए शुष्क बर्फ को जो है, शुष्क बर्फ डायरेक्ट जो है सॉलिड से गैस में विभक्त हो जाती है। हमारी नेफ्थलीन बॉल जानते हैं, टॉयलेट वगैरह में डाला जाता है, तो वो देखते हैं डायरेक्ट लिक्विड में बदले हुए गैस में बन जाता है। छोड़िए, ये समझिए, ये कपूर को आप जलाते हैं तो क्या होता है, वो लिक्विड में बनता है? नहीं, कपूर को जलाते हैं तो ठोस से डायरेक्ट गैस में बन जाता है वो, ठीक है। आयोडीन भी ऐसा करता है, ये जो है डायरेक्ट ठोस से गैस में बन जाता है, द्रव में नहीं बनता। तो एग्जाम्पल इसका आप यहां पर नोट कर सकते हैं। एग्जाम्पल में हो गया कैम्फोर हो गया, अपना नेफ्थलीन बॉल हो गया, है ना। यहां पर एग्जाम्पल लिख दीजिए, ये याद करने की जरूरत ही नहीं होगी। नेफ्थलीन हो गया, आयोडीन हो गया, ईटीसी, ये सारा एग्जाम्पल है सब्लिमेशन का। समझ में आया? संघनन समझ लेते, कंडेंसेशन। देखिए गैस से द्रव बनने की परिघटना, कोई भी चीज गैस में है, कोई भी पदार्थ गैस में है और गैस से डायरेक्ट द्रव में बन गया, तो इस परिघटना को हम क्या बोलते हैं? संघनन बोलते हैं, कॉन्डेंसेशन बोलते हैं। गैस से द्रव में बनना कॉन्डेंसेशन होता है। ये देखिए, गैस से द्रव में बनना, गैस से द्रव में बनना, है ना। गैस से, अरे ये उल्टा हो गई बाहो, है ना। गैस से द्रव में बनना, ये क्या हो गई बा? गैस से द्रव में बनना वेपोराइजेशन नहीं होगा, ये उल्टा हमने लिख दिया है। गैस से कोई द्रव में बनेगा, ये उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। आप ना इसको इधर लिख लो और इसको ना ऐसे कर लो, ठीक है, अब सही है। गैस से उल्टा हो गया था, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। गैस से द्रव में बनेगा तो कंडेंसेशन, और द्रव से जो गैस में बनेगा वेपोराइजेशन। बिल्कुल सही है, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो वही बात बोला कि गैस से द्रव में बनना जो परिघटना होगी वो हमारी क्या कहलाएगी? संघनन कहलाएगी। एग्जाम्पल में बात करें, देखिए पानी या चावल बनता है ना, तो जिस केतली में चावल बन रहा है तो उसमें भाप निकल रहा है, वो भाप क्या है सर? गैस है। उसको हाथ से ऐसे टच करिए, वो इससे गर्म होता है, तो हमारा गैस डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है? बताइए, गैस हमारा वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। वाष्प को यानी भाप को ऐसे आप हाथ रखिएगा तो क्या होगा? वो भाप हाथ में लगेगा और लगते लगते यहां पर पानी पानी जैसा हो जाएगा। यानी क्या हुआ? वहां पर गैस किसमें कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। चलिए, ऊर्ध्वपातन भी समझ हो गया। निक्षेपण क्या होता है? देखिए, गैस से डायरेक्ट सॉलिड में बनना, गैस से डायरेक्ट ठोस बनना, हमारी डिपोजिशन यानी निक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। अब अभिक्रिया क्या बोल रहे हैं सर? गैस से डायरेक्ट ठोस में जो बनेगा उसे हम डिपोजिशन यानी निक्षेपण कहते हैं। जैसे देखिए, सूखी बर्फ का बनना, जो भी सूखी बर्फ बन रही है वो क्या होता है? जो CO2 होगा, CO2 जब जमा होगा तो डायरेक्ट ठोस में बन गया होगा। तो गैस से ठोस में तो बन रहा है, क्योंकि हमारा जो CO2 शुष्क CO2 होता है ना, इसको CO2 बोलते हैं, CO2, है ना।
जो शुष्क CO2 होता है वो हमारा ड्राई आइस होता है, तो उसका बनना भी हमारा निक्षेपण अभिक्रिया से ही बनता है। अगला है चांदी के वाष्प को ना कांच पर जो है जमा कर दर्पण बनाना। जो कोई भी दर्पण देखते हैं, समतल दर्पण देखे होंगे, उसके पीछे क्या होता है, चांदी का लेप होता है। तो क्या करवाया जाता है, चांदी का वाष्प उसमें जो है पास करवाया जाता है। तो यह भी प्रक्रिया क्या है, चांदी का वाष्प यानी वो क्या है, गैस है, और गैस से डायरेक्ट ठोस बन जाती है। तो ये भी जो है निक्षेपण में ही आती है, ये प्रक्रिया भी निक्षेपण ही होती है। सिंपल है, ठोस से गैस सब्लिमेशन है ना, गैस से ठोस डिपोजिशन, गैस से द्रव है ना, सॉरी द्रव से गैस वेपोराइजेशन, और गैस से द्रव कंडेंसेशन। फिर अगर बात करें द्रव से ठोस मेल्टिंग है, नहीं सर, ठोस से द्रव मेल्टिंग, और द्रव से ठोस फ्रीजिंग। ये सब सिंपल बातें थी, आपको समझ में आ गई। एग्जाम्पल भी यहां पर दे दीजिएगा, हर एक चीज का हमने एग्जाम्पल ठोक रखा है यहां पर, आप यहां पर एग्जाम्पल दे दीजिएगा। ये याद नहीं भी रहे, अगर यही चीज आपको याद है तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। कंडेंसेशन का देखिए, संघनन का यहां पर एग्जाम्पल दे दीजिए, यहां पर स्टीम दे दीजिए। वेपोराइजेशन का तो आपको पता ही है, और निक्षेपण का जो है यहां पर हमने दिया है, जो है दिया हुआ दे दीजिए, यानी CO2 गैस से CO2 सॉलिड, ये अभिक्रिया, सॉरी ये जो एग्जाम्पल इसका हो गया, सिंपल। चलिए इसको नोट करिए। आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आज के इस लेक्चर में बस हम इतना ही बात करेंगे, है ना। पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। पहले आप इसे नोट करिए। चलिए, अब ये हमारा लेक्चर 2 हो गया। अब लेक्चर 3 में हम बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे कि पदार्थ क्या होते हैं, यानी पदार्थ तो हमने बात कर लिया, ये हमारे तत्व क्या होते हैं, परमाणु क्या होते हैं, है ना, और भी सारी चीजें हम वहां पर अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह का सुपर डुपर हिट कंटेंट यहां पर आते रहेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, राधे राधे।